हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम मेवाड़ के सबसे प्रतापी और महान शासक राणा महाराणा प्रताप के बारे में आज विचार करेंगे या महाराणा प्रताप के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम नए वीडियो से पहले मैं जो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है जो पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसकी गंभीर समस्या बनी हुई है, इसके मद्देनजर रखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है जो भागीरथ यादव सर के नाम से है। और सभी बच्चों को इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स देना है कि कैसे शुरू किया जाता है। तो आज आपको महाराणा प्रताप के बारे में बेटा, महाराणा प्रताप मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था जिसने 1572 से लेकर 1597 तक शासन किया और मुगलों का सामना किया। सबसे पहले महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में, जीवन परिचय कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, माता कौन थी, जन्म कहां पर हुआ था। तो सबसे पहले उसके पिता महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा थे। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप ही अगले शासक बने थे। माता जयवंता बाई। माता कौन थी? जयवंता बाई। जयवंता बाई पाली के शासक, पाली के शासक जिनका नाम था अखेराज सोनग्रा। कौन थे? अखेराज सोनग्रा। अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। समझ में आ गया? राणा प्रताप की माता किसकी पुत्री थी? अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। अब राणा प्रताप का जो जन्म है वो कब और कहां पर हुआ था? तो राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कब हुआ था? 9 मई 1540 में ये हुआ था। मेवाड़ के जो उस समय एक दुर्ग था जिसका नाम था कुंभलगढ़ दुर्ग, वर्तमान में राजसमंद में पड़ता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। और बादल महल में एक स्थान है जूनी कचेरी। कौन सा स्थान है? जूनी कचेरी स्थान पर इसका जन्म हुआ। अब देखो, उदय सिंह की जब बात आती है कि उदय सिंह की बात आती है तो उदय सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572, उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 में। उसी समय उदय सिंह का गोगुंदा में, कहां पर? उस समय उदय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? गोगुंदा में। और गोगुंदा में उसका क्या किया जा रहा था? दाह संस्कार। क्या किया जा रहा था? दाह संस्कार उदय सिंह का। और इसी स्थान पर राणा प्रताप, इसका राणा प्रताप का राज्य अभिषेक कर दिया गया था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ आपके हिसाब से? गोगुंदा में। किंतु एक बात यह थी कि उदय सिंह की एक अन्य रानी थी जिसका नाम था भटियानी, यानी भाटी शासन की एक रानी थी धीरबाई। क्या नाम था? धीरबाई। धीरबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। कौन था? जगमाल। और धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने जगमाल को पहले उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किंतु राणा प्रताप के नाना अखेराज सोनग्रा, उसके मामा मानसिंह सोनग्रा, उन्होंने मिलकर गोगुंदा में ही जहां उदय सिंह का दाह संस्कार किया जा रहा था उसी स्थान पर राणा प्रताप का क्या कर दिया गया था? राज्याभिषेक। इस बात से नाराज होकर जगमाल मेवाड़ छोड़कर मुगल बादशाह
किसके शरण में चला गया था? अकबर की शरण में चला गया। इसके बाद राणा प्रताप सीधे कहां गए? कुंभलगढ़ आए, और कुंभलगढ़ आने के बाद राणा प्रताप का विधिवत राज्य अभिषेक किया गया। यानी राणा प्रताप का दोबारा से विधिवत यानी विधि विधाता के अनुसार दोबारा से उसका राज्याभिषेक किया गया। और इस राज्याभिषेक के समय मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भी भाग लिया था। यानी इस राज्याभिषेक के समारोह में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भी भाग लिया था। और राणा प्रताप की कमर पर जो तलवार बांधी थी वो बांधी थी रावत कर्षण दास ने। रावत कर्षण दास पास में सलूमर पड़ता है, जिसको किसनदास बोलते हैं, वहां का शासक था। और इसने तलवार बांधी थी किसकी कमर पर? राणा प्रताप की। तो राव कृष्णदास कौन थे? तब जो राज्याभिषेक के समय तलवार बांधने वाले थे किसके? राणा प्रताप। अब राणा प्रताप शासक बनने के समय मेवाड़ में उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव आरंभ हो चुका था, जिन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार, शाहपुरा, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुगलों का मेवाड़ पर अधिकार हो गया था। मेवाड़ की स्थिति धीरे धीरे छिन-भिन यानी अस्त व्यस्त होने लगी थी। अब राणा प्रताप के सामने दो विकल्प थे, या तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करें, मुगलों की अधीनता स्वीकार करें, या मेवाड़ के अस्तित्व, मेवाड़ का अस्तित्व व स्वतंत्रता को बनाए रखे। दो ही विकल्प थे किसके सामने? राणा प्रताप के सामने। या तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, जो अन्य राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस रास्ते पर चले, या मेवाड़ के अस्तित्व और स्वतंत्रता को या मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए उस मार्ग को अपनाए। और राणा प्रताप ने अपने मेवाड़ के मान मर्यादा सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इसी बीच मुगल बादशाह अकबर ने राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने के लिए, किसकी बात करें? अकबर, मुगल बादशाह अकबर की, स्वीकार करने के लिए उसने राणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल, कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब वो 4 शिष्टमंडल राणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे। तो पहली बार यानी प्रथम बार आने वाला सदस्य था मुगलों की तरफ से राणा प्रताप को समझाने के लिए, जिसका नाम था जलाल खां। कौन आया था? जलाल खां। और जलाल खां आया था नवंबर 1572 में। कब आया था? नवंबर 1572 में। दूसरी बार राणा प्रताप को समझाने के लिए जो आमेर का राजकुमार था उस समय, मानसिंह प्रथम। कौन आया था? मानसिंह प्रथम। यह आया था जून 1573 में। इसके बाद तीसरे सदस्य के रूप में जो तीसरा शिष्टमंडल था उसमें मानसिंह के पिता थे भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास थे, जो आए थे सितंबर 1573 में। इसके बाद चौथा और अंतिम शिष्टमंडल था अकबर की तरफ से आने वाला, जिसका नाम था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। और टोडरमल अकबर का अर्थमंत्री था, जिसने कृषि को सुव्यवस्थित लगान के लिए 10 साल प्रथा लागू की थी 1582 में।
तो उसने यह आया था दिसंबर 1573। ये चारों शिष्टमंडल पहली बार आपके सामने आया जलालपुर, जो नवंबर 1572 में आया था। दूसरी बार है मानसिंह प्रथम, जो जून 1573 में आया था। तीसरे शिष्टमंडल में भगवान दास, जो आमेर का शासक था, सितंबर 1573 में आया था। और चौथा था टोडरमल, जो अकबर का अर्थ मंत्री यानी कृषि मंत्री था, जिसने 10 साल प्रथा लागू की थी अकबर के लिए लगान व्यवस्था के लिए, जो जब्ती प्रणाली पर आधारित थी, जो दिसंबर 1573 में आए थे। चारों शिष्टमंडल राणा प्रताप को, किसको, राणा प्रताप को समझाने या अधीनता स्वीकार कराने में क्या रहे थे, असफल रहे थे। क्या रहे थे, असफल रहे थे। इसी के साथ कुछ विचार मिलते हैं राणा प्रताप के दूसरे शिष्टमंडल के सदस्य मानसिंह के बारे में, कि मानसिंह की और राणा प्रताप की मुलाकात, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्नल जेम्स टोड। किसके अनुसार बता रहा हूं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि दोनों की मुलाकात मेवाड़ में स्थित उदय सागर झील, किस झील के मुलाकात हुई थी, उदय सागर झील में। और उदय सागर झील में मुलाकात के समय राणा प्रताप ने किसके समक्ष, मानसिंह के समक्ष पास ने बैठा था, और बीमारी का बहाना बनाकर वो गोगुंडा चला गया था। और अपने पुत्र, जिसका नाम था अमर सिंह, अपने कंवर किसको, अमर सिंह प्रथम को ये कहकर चला गया कि राणा प्रताप का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और मानसिंह इस बात से, जब भोजन का समय था, तो मानसिंह अपने आप को अपमानित समझकर वापस लौट गया। अमर सिंह प्रताप को कहा कि राणा की मुलाकात अब तो युद्ध स्थल में होगी। और आगे चलकर राणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो वो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुगलों को मेवाड़ जैसी रियासत को अधीनता स्वीकार करानी थी, और जो काफी महत्वपूर्ण रियासत थी। इधर राणा प्रताप ने सम्मान को बनाए रखने के लिए, यानी मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं करना था। अब देखो, अकबर व राणा प्रताप के बीच संघर्ष, के बीच संघर्ष, बात है 1576 संघर्ष। अकबर ने राणा प्रताप के लिए युद्ध की तैयारी अजमेर में स्थित दुर्गता मैगजीन, जो अकबर ने स्वयं बनाया, मैगजीन दुर्ग में मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी की। और युद्ध की तैयारी करने, और राणा प्रताप ने भी युद्ध की अपनी योजना तैयार की। अकबर अपनी सेना सहित वहां राजसमंद में स्थान पड़ता है मोलेल, स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाल लिया। इधर राणा प्रताप भी कुंभलगढ़ होता हुआ राजसमंद के पास में एक स्थान पड़ता है लोसिंग। कौन सा स्थान, लोसिंग स्थान पर अपनी सेना का डेरा पड़ाव डाल दिया। मुगल सेना थी मोमेला स्थान पर, और राणा मेवाड़ी सेना थी लोसिंग स्थान पर, दोनों के पड़ाव थे। और दोनों के बीच सेना के जो संघर्ष थे, सेना के जो नेतृत्व थे, वो कौन कौन से थे, और दोनों के बीच कौन से, देखो, युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पर युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच। बात है 18 या 21 जून 1576, यानी गोपीनाथ शर्मा 21 जून, किसके बारे, गोपीनाथ शर्मा कब बताता है, 21 जून। और बाकी स्रोतों में जानकारी मिलती है, जैसे 18 जून। एक तरफ राणा प्रताप की सेना, और दूसरी तरफ मुगल शासक अकबर की सेना। राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर, जो हरावल था, यानी अग्रिम सेना का नेतृत्व करता था हकीम खां सूर। इसके अलावा
झालावीरा, झालावीरा। इसके अलावा मानसिंह सोनग्रा, इसके अलावा रामसा तंवर और इसका पुत्र सालिवान, भामासा और ताराचंद। अन्य में देखो कैसा व जैसा, कैसा व जैसा, भीम सिंह डोडिया, भीम सिंह डोडिया। इसके अलावा राणा पुंजा भील, राणा पुंजा भील जो भील सेना का नेतृत्व कर। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो इसके सेनापति थे, हकीम का सूर था, झालावीरा था, मानसिंह था, रामसा तंवर था, भामासा, ताराचंद, केशव वैसा, भीम सिंह डोडिया, राणा पुंजा भील। इसके अलावा इसके साथ कवि व साहित्यकार भी थे। एक का नाम था, कवि था गौतम गोखसे और साहित्यकार था रामा साधु। ये दो कवि और साहित्य थे जो राणा प्रताप की तरफ से युद्ध स्थल में थे। अकबर की तरफ से मानसिंह कछावा, इसके अलावा आसफ खां, इसके अलावा गाजी खां, सैयद हासिम खां, मेहतर खां, जगन्नाथ कछावा, माधो सिंह कछावा, लूण करण, शक्ति सिंह जो राणा प्रताप का भाई था, सगर राणा प्रताप का भाई था। ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे? मुगलों की तरफ से। अब देखो, राणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला हकीम का सूर जो अकबर का सेनापति था, झालावीरा था, मानसिंह सोनग्रा था, रामसा तंवर था, सालिवान था, भामासा था, ताराचंद था, कैसा जैसा था, भीम सिंह था, राणा पुंजा भील था। अकबर की तरफ से मानसिंह जो अकबर का सेनापति था, दूसरा था राहुल आसफ खां, गाजी खां, सैयद हासिम खां, मैत्र खां, जगन्नाथ कछावा, माधव सिंह, लूणकरण सिंह और शक्ति सिंह और सगर राणा प्रताप के भाई थे जो इस युद्ध में भाग लिया था। इस आधार पर हल्दीघाटी युद्ध की शुरुआत हुई 18 जून को प्रातः रणभेरी हुई थी, लेकिन युद्ध में तीर, तलवार, धनुष, बाण किसी का प्रयोग नहीं हुआ। इसके स्थान पर सबसे पहले युद्ध की शुरुआत हुई, हल्दीघाटी युद्ध की शुरुआत हुई थी हाथियों से। किसकी शुरुआत हुई थी? हाथियों से। हल्दीघाटी युद्ध में सर्वप्रथम शुरुआत हुई हाथियों से। अब एक तरफ तो थे राणा प्रताप के हाथी, किसके थे? राणा प्रताप के। दूसरी तरफ थे मुगल सेना, जो मुगल सेना है अकबर की सेना की तरफ से। देखो, राणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले राम प्रसाद, ये राणा प्रताप का हाथी था। किसका हाथी था? राणा प्रताप का। दूसरा इसका सहयोगी था लूणा। अकबर की सेना की तरफ से मर्दाना,
जो मानसिंह कच्छा हाथी था। इसके अलावा गजराज, गजमुक्ता, हवाई अकबर का हाथी का नाम है, और रण मदार ये हाथी थे मुगलों की तरफ से। मर्दाना मानसिंह का हाथी था, गजराज, गजमुक्ता, हवाई, रणमदार ये तो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। रामप्रसाद लूणा ये हाथी, रामप्रसाद हाथी किसका हाथी था? राणा प्रताप का हाथी था, जो मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे थे। और जब लड़ते समय रामप्रसाद मुगल सेना के हाथों, यानी रामप्रसाद का जो हथावल था वो मारा गया। ये हाथी किस सेना के लग गया? मुगल सेना को, और ये अकबर को सौंप दिया। तो अकबर ने इसका नाम रख दिया था पीर रामप्रसाद। इसका क्या नाम रख दिया था? पीर रामप्रसाद, यानी पीर के कृपा से यह प्राप्त हुआ है। हाथियों के युद्ध के बाद यहाँ युद्ध स्थल में रणभेरी बची, और रणभेरी में दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे के ऊपर लड़ी, और ऐसी लड़ी जिसमें अकबर भी, राणा प्रताप भी मान सिंह से बदला लेना था, और अपने घोड़े चेतक की एड लगाई। यानी राणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़ा चेतक की एड लगाए। जहां मान सिंह का हाथी, जिसकी सूंड में जहरीला खंजर, क्या था? जहरीला खंजर था, और वो खंजर, जहरीला खंजर चेतक के पैर में लगा। चेतक बुरी तरह क्या हो गया? घायल। और राणा प्रताप चारों तरफ से मुगल सेना से क्या हो गए? गिर गए थे। ऐसी स्थिति को देखा झाला बीदा ने। किसने देखा? झाला बीदा ने, राणा प्रताप के सेनापति झाला बीदा। और झाला बीदा ने राणा प्रताप के पास जाकर जो राजकीय चिन्ह थे मेवाड़ के, राजकीय चिन्ह थे, वो किसने धारण कर लिए? झाला बीदा ने। और राणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर जाने को कहा दिया, और हकीम का सहयोग से उसको बाहर निकाला गया। झाला बीदा को मुगल सेना ने राणा क्या समझ लिया? राणा प्रताप, और इस पर टूट पड़ी, और राणा प्रताप अपने घायल चेतक के साथ युद्ध स्थल से बाहर चला गया। युद्ध स्थल से पास चलने के पास एक बलीचा स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? बलीचा के पास एक गहरा नाला था। इसको पार कर चेतक घायल अवस्था में पार करने की कोशिश किया। इसी स्थान पर चेतक की क्या हो गई? मृत्यु। और राणा प्रताप का पीछा करते हुए दो मुगल सैनिक आ रहे थे, लेकिन इस राणा प्रताप का छोटा भाई, जो जिसका नाम था शक्ति सिंह, जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, उस समय भाई का सम्मान, भाई का प्यार बढ़ गया, और राणा प्रताप को बचाने के लिए दोनों मुगल सैनिकों की हत्या कर दी। और चेतक की मृत्यु के बाद शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा किसको दिया? प्रताप। और प्रताप युद्ध स्थल से बाहर जाकर, जहां पास में एक स्थान पड़ता है कोलियारी, कहां चला गया? कोलियारी स्थान पर। और कोलियारी स्थान पर जाकर यहां अपना इलाज, घायल अवस्था में अपना इलाज करवाया। और इधर युद्ध में बुरी तरह मुगल सेना और मेवाड़ी सेना लगी हुई थी, और जब मुगल सेना पूरी तरह हताश हो चुकी थी, उसी बीच मुगल सेना का एक सेनापति मैत्र खां, कौन था? मैत्र खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर बादशाह सेना सहित युद्ध में उपस्थित आ गया है। और इस झूठी अफवाह से मुगल सेना ने पुनः दोबारा से आक्रमण किया, लेकिन राणा प्रताप की सेना ने छापा मार, कौन सी पद्धति? छापामार पद्धति से मुगल सेना को बुरी तरह पराजित करके यहां से भगा दिया। इस युद्ध स्थल में मुगल सेना की तरफ से एक इतिहासकार था, यानी मुगलों की तरफ से लड़ने वाला इतिहासकार था, जिसका नाम था बदायूं। क्या नाम था? बदायूं। इस युद्ध स्थल में था, और बदायूं ने आसफ खां से पूछा था कि अपने सैनिक कौन से हैं, और मेवाड़ी यानी राजपूत सैनिक कौन से? तो आसफ खां ने कहा था कि जो भी मरेगा वो राजपूत मरेगा, अपने को कोई भी हानि नहीं होगी।
और ये युद्ध बिल्कुल अनिर्णायक रहा, यानी किसी की भी क्या नहीं रही, जीत नहीं हुई। इस युद्ध के बाद बहुत से इतिहासकारों ने हल्दीघाटी युद्ध को अनेक नामों से पुकारा है। इस नामों से अनेक नाम दिए हैं और आज भी हल्दीघाटी युद्ध अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं जो इस युद्ध स्थल में था, कौन, बदायूं। इतिहासकार था बदायूं, जो अकबर की सेना की तरफ से लड़ने आया था। बदायूं ने इस युद्ध को यानी हल्दीघाटी युद्ध को क्या नाम दिया था, गोगुंदा का युद्ध। यानी बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध का क्या नाम दिया, गोगुंदा का युद्ध। अकबर का साहित्यकार या कवि था अबुल फजल। कौन था, अबुल फजल, जिसने अकबरनामा या आइन अकबरी लिखी थी। इसने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध क्या नाम दिया, खमनोर का युद्ध। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपल्ली, किसकी संज्ञा दी, थर्मोपल्ली युद्ध की संज्ञा दी। थर्मोपल्ली का युद्ध कहा, जो यूनान के अंदर लड़ा गया था। इसके अलावा आप गोपीनाथ को भी ले सकते हो। गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णित युद्ध की संज्ञा, मतलब अनिर्णायक युद्ध, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला, अनिर्णायक युद्ध का। इसके अलावा आशीर्वाद लाल ने, श्री, जिसका श्रीवास्तव बोल सकते हैं, श्रीवास्तव, AL श्रीवास्तव भी लिखा हुआ आएगा, एक ही बात। इसने इसे बादशाह बाग की संज्ञा दी, बादशाह बाग युद्ध की संज्ञा दी। इसके अलावा इसे सबसे पहले किनसे लड़ा गया था, हाथियों से, तो हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा एक कहां पर लड़ा गया था, बनास नदी के कांठे पर, तो इसे बनास का युद्ध भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, बनास का। और इस मैदान को रक्त तलाई, क्या कहा जाता है, रक्त तलाई, रक्त तलाई के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बहुत से नाम है। बदायूं से गोगुंदा का युद्ध का, अबुल फजल से खमनोर का, कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली, गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग। इसके अलावा जो इस युद्ध को बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध और रक्तलाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में भी मुगल सेना राणा प्रताप को पकड़ने में क्या रही, असफल रही। और इस युद्ध के बाद अक्टूबर के 1576 में स्वयं अकबर, अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं अपनी सेना सहित कहा गया, मेवाड़ है। मेवाड़ आकर उदयपुर शहर को बुरी तरह विनाश कर दिया, यानी कत्लेआम करवाया और उदयपुर का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया मोमदाबाद। यानी अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया, मोमदाबाद। और अकबर को पकड़ने में भी, राणा प्रताप को पकड़ने में भी क्या रहा, ऐसा रहा। और इसके बाद में बाकी राणा प्रताप के बारे में अगले अध्याय में बताया जाएगा, जिसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच कितना लंबा संघर्ष रहा। लेकिन हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने स्वयं अक्टूबर 1576 में आया था, जहां उदयपुर को तहस नहस करके उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया था, मोमदाबाद। थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो के बाद अगला पार्ट इसी राणा प्रताप का आपको बारे में और भी इसकी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।